जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ग्राउंड जीरो डिफेंस एकेडमी। बच्चों, मैंने ज्योग्राफी की जो क्लासेस स्टार्ट करी है उसमें मैंने प्रीवियस क्लास में आपको प्लैनेट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट कराए थे और इसमें अभी 2 प्लैनेट आपके बच गए थे। तो आज मैं अपनी क्लास वहीं से स्टार्ट करने वाला हूं। आज का लेक्चर क्या होगा, प्लैनेट्स को लेकर के। इनफैक्ट मैंने ऑलमोस्ट आपके मैक्सिमम प्लैनेट्स के फैक्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। केवल यूरेनस और नेपट्यून प्लैनेट को मैं आज डिस्कस करके फिर एक नया टॉपिक मैं आज के ही लेक्चर में स्टार्ट करूंगा एंड दैट विल बी लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार। तो ध्यान रखिए, मेरे आज के लेक्चर का जो टॉपिक आपको यूट्यूब में जो हेडिंग दिख रही होगी वो लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार। बट लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार शुरू करने से पहले मैं आपको यूरेनस और नेपट्यून के कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। ये 2 चीजें, उसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार पे हम चलेंगे। ठीक है, सो जस्ट पेशेंस रखिए। डोंट थिंक कि सर आपने टॉपिक में लिखा कुछ है और पढ़ा कुछ रहे। ओके, चलिए देखो, हमने प्लैनेट्स के बारे में जो है बेटा डिस्कस कर रहे थे। तो प्लैनेट्स में हमारे पास एक यूरेनस और नेपट्यून, ये 2 प्लैनेट्स की जानकारी आपको प्रीवियस क्लास में जो है रह गई थी ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम पीरियड। तो मैं उसको आज डिस्कस कर रहा हूं। देखो, जो हमारा प्लैनेट है यूरेनस, हमारे जो सोलर सिस्टम का प्लैनेट है यूरेनस, सैटर्न तक हमने कंप्लीट कर लिया था। यूरेनस के बारे में कहा जाता है कि जो यूरेनस है इसका रोटेशन और इसका रेवोल्यूशन, पहले तो हम इसके रोटेशन और रेवोल्यूशन से ही स्टार्ट कर लेते हैं। इसके रोटेशन और रेवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो इट टेक्स अबाउट 17.2 आवर्स टू रोटेट अराउंड ऑन इट्स एक्सिस, यानी कि जो यूरेनस है वो अपने अक्ष पर घूमने में 17.2 घंटे ही लगाता है। जबकि इसके रेवोल्यूशन की बात करते हैं इट टेक्स नियरली अबाउट 84 ईयर्स। कितने साल लेता है ये? 84 साल, 84 ईयर्स लेता है पूरी परिक्रमा करने में। अच्छा, हमने पढ़ा था कि सैटर्न की कुछ रिंग्स हैं, तो हमें यूरेनस में भी कुछ रिंग्स नजर आती हैं। तो जो यूरेनस की रिंग्स हैं, उन रिंग्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी करीब 9 रिंग्स हैं, लेकिन वो सारी की सारी ऑलमोस्ट फेंटेड रिंग्स हैं बेटा। कैसे रिंग्स हैं? फेंटेड। ठीक है। अच्छा, यूरेनस को जब आप देखते हैं तो इट लुक्स लाइट ब्लू ग्रीन इन कलर। तो जो यूरेनस है वो आपको कभी भी अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे वो ब्लू ग्रीन कलर का, लाइट ब्लू ग्रीन कलर का क्यों दिखता है? तो उसका कारण है क्योंकि उसके एटमॉस्फेयर में मौजूद है मीथेन गैस। क्या मौजूद है? मीथेन गैस। ठीक है। इसके अलावा यूरेनस को लेकर के आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब ये रोटेट करता है तो ऐसा लगता है कि ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये टिल्टेड है बेटा। इसका जो टिल्ट है वो 98 डिग्री है, 98 डिग्री टू इट्स ऑर्बिट, टू इट्स ऑर्बिट। ठीक है। तो ये ऐसा जान पड़ता है, इट सीम्स टू रोटेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और कुछ किताबों में लिखा है ईस्ट टू वेस्ट। ऐसा लगता है ये ईस्ट टू वेस्ट, जबकि ये नॉर्थ टू साउथ घूम रहा है, क्योंकि इतना टिल्ट हो गया। मानो दिस इज एक्सिस और वो टिल्ट हो गया ऐसे, तो ऐसा लग रहा है। अब जब से ये नॉर्थ, ये आपका नॉर्थ साउथ है, ये ऐसे है, तो अब जब रोटेट करेगा तो रोटेट कैसे करेगा? रोटेट तो ऐसे होना है। तो जब वो रोटेट करेगा तो वो नॉर्थ टू साउथ, ऐसा लगता है वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट कर रहा है। कैसे रोटेट कर रहा है? ईस्ट टू वेस्ट। ओके, ध्यान रखना कि उसका जो टिल्ट है, उसका जो इंक्लिनेशन है, इट इज इंक्लाइंड टू 98 डिग्री ऑन इट्स ऑर्बिट। तो ऐसा लगता है कि ये रोटेट कर रहा है नॉर्थ से साउथ। अच्छा, अगर हम यूरेनस की सैटेलाइट्स की बात करते हैं तो इसकी जो सैटेलाइट्स है 27 सैटेलाइट्स, और यूरेनस का जो एटमॉस्फेयर है, इसके एटमॉस्फेयर, अब देखो ज्यादातर जितने भी आपके जुपिटर से आगे के ग्रह हैं या जुपिटर, उसमें मैक्सिमम आपको हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन ही मिलेगा। आप ध्यान रखें, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, ये सारी चीजें। अगर परसेंटेज की बात करें वो वेरी कर सकता है, जैसे इसमें करीब करीब 83% आपको हाइड्रोजन मिलेगी, और जब हीलियम की बात करते हैं तो करीब करीब 15% आपको हीलियम मिलेगी, और बाकी की जो ट्रेसेस मिलेंगे वो आपको मीथेन एंड अदर गैसेस के। सो दीज आर दी फैक्ट्स रिलेटेड टू यूरेनस। अब एक नेपट्यून और रह गया है। नेपट्यून के बाद फिर हम चलेंगे लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार पे।
देखो नेपट्यून की जब हम बात करते हैं, इसके भी रोटेशन रेवोल्यूशन को पहले हम स्टडी कर लेते हैं। तो हम अगर लिखे तो इसका जो रोटेशन है बेटा, इसका जो रेवोल्यूशन है वो कितना है, 15.7 डेज तो ये रोटेट होने में लगता है। कितना ले रहा है, 15.7 डेज ये रोटेट होने में ले रहा है। और इसका जो रेवोल्यूशन है वो 165 ईयर्स। तो हम कह सकते हैं इसका सबसे स्लोएस्ट क्या हुआ, रेवोल्यूशन। ओके, अब अगर मैं यहां पर नोट करके बताऊं आपको, मैं यहां लिख रहा हूं रोटेशन और यहां लिख रहा हूं बेटा रेवोल्यूशन। ओके, तो हमने मेंशन कर देते हैं स्लोएस्ट और ये मेंशन कर देते हैं फास्टेस्ट। तो आप ध्यान रखना, इसमें हम एक बॉक्स बना दिया, ये बॉक्स बन गया। और इसमें जब हम नोट करते हैं तो लेट्स से हम इसको ब्लू से नोट कर लेते हैं, ओके, या फिर रेड से नोट कर लेते हैं। तो जो रोटेशन है सबसे स्लोएस्ट, तो हमने पढ़ा था वीनस का 243 डेज, याद करो आप, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। जब फास्टेस्ट रोटेशन की बात करते हैं तो जुपिटर का नियरली अबाउट 9.8 आवर्स रोटेशन। जब स्लोएस्ट रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो अभी मैंने यहां लिखा ही है नेपट्यून 165 इयर्स। और फास्टेस्ट रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो मरकरी था ही सबसे पहला ग्रह, 88 डेज में ये रिवॉल्व भी कर रहा है। तो ये आपके 4 इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स के स्लोएस्ट और फास्टेस्ट रोटेशन और रेवोल्यूशन मैंने यहां पर मेंशन करे हैं, है ना। अच्छा, नेपट्यून के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो नेपट्यून है इसकी जो सैटेलाइट्स हैं, वी हैव 14 सैटेलाइट्स। कितनी सैटेलाइट्स है, 14। और उनमें से एक इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है, नाम है ट्राइटन। क्या नाम है, ट्राइटन। और एक सैटेलाइट और है जिसका नाम है नेरिड, हां याद आ गया, नेरिड। क्या नाम है, नेरिड। तो ये 2 इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स, 14 में से 2 इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स आप मार्क कर सकते हैं। और जो मिशन हमने भेजा है नेपट्यून पर उसका नाम है वॉयेजर 2। और नेपट्यून में भी रिंग्स हैं, ध्यान रखना, इसका भी रिंग सिस्टम है। और इसका जो रिंग सिस्टम है उसमें 5 फेंटेड रिंग्स हैं, 5 फेंटेड रिंग्स हैं, ओके। और रही बात एटमॉस्फेयर की, तो इसके एटमॉस्फेयर में भी अगेन हाइड्रोजन हीलियम ही हमें मिलती है। तो बेटा दीज आर रिलेटेड सर्टेन फैक्ट्स रिलेटेड टू आपका प्लैनेट्स। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में जो है मरकरी, वेनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न के बारे में बता दिया था। और मैंने आज बाकी के 2 बता दिए। तो टोटल 7 प्लैनेट्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं एंड दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार। लेट्स सी वो कंप्लीट कितना होता है, कोशिश करते हैं आज हम उसे कंप्लीट करें। लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार। आज मैं इस क्लास में कोशिश करूंगा कि पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूं और अगली क्लास में मैं इसकी एक फोटोग्राफ के साथ, इसके एक एनिमेटेड पॉसिबल हुआ तो, या एक पिक्चर के साथ आपके सामने आऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे एक स्टार का जन्म हो रहा है ना। देखो, स्टार के जन्म को लेकर के क्या बोलते हैं, सबसे पहली चीज इसमें आएगी, क्योंकि अंतरिक्ष में, स्पेस में ज्यादातर आपके हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो पहले तो आपको ध्यान रखना है, देयर इज अ क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। एक हाइड्रोजन एटम्स का बहुत बड़ा क्लाउड होता है और उस क्लाउड को आप नाम देते हैं नेबुले। क्लाउड को नाम क्या देते हैं, नेबुले। देयर इज अ ह्यूज मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसको एक क्लाउड बोल सकते हैं, उसको नेबुले क्लाउड बोल दे आप। ये जो नेबुले क्लाउड के अंदर हाइड्रोजन एटम्स है। अब उसमें दूसरी चीज आप ध्यान रखना, इन हाइड्रोजन एटम्स का अपना एक सेल्फ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, प्लस क्योंकि गैलेक्सीज आर रोटेटिंग, तो ये क्लाउड मस्ट बी रोटेटिंग, ये क्लाउड भी रोटेट हो रहा होगा। तो इन दोनों फैक्टर की वजह से क्या होगा, तीसरा पॉइंट, थर्ड, एक रैंडम मोशन इनमें स्टार्ट होगा। रैंडम मोशन स्टार्ट होगा, और जब एक रैंडम मोशन इनके बीच में स्टार्ट होगा, ड्यू टू दीज 2 फैक्टर्स, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो कोलाइड करेंगे,
इनके बीच में कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा। जब कोलिजन स्टार्ट होगा तो फ्रिक्शन लगेगा, और फ्रिक्शन लगेगा तो हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होगी तो टेम्परेचर भी राइज करेगा। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? कि एक नेबुले क्लाउड है, नेबुले क्लाउड में हाइड्रोजन एटम्स का अपना सेल्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और इन क्लाउड्स के बीच में ये क्लाउड्स रोटेट कर रहा होगा, तो इन दोनों फैक्टर की वजह से एक रैंडम मोशन स्टार्ट होगा। ये सारे हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के नजदीक आने की कोशिश करेंगे, तो कोलाइड करेंगे, फ्रिक्शन जनरेट होगा, तो हीट जनरेट होगी, तो टेम्परेचर राइज होगा, तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा। प्लस फोर्थ कंडीशन ध्यान रखना, इसका साइज डिक्रीज होने लगेगा, और फिजिक्स के लॉ के मुताबिक ये जो क्लाउड है, क्लाउड विल स्टार्ट रोटेटिंग, क्लाउड विल स्टार्ट रोटेटिंग इन सर्कुलर मोशन। ये क्लाउड एक सर्कुलर मोशन में घूमने लग जाएगा, और जब ये सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो ध्यान रखना एंगुलर मोमेंटम जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा बेटा? एक एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जब जनरेट होगा तो एंगुलर मोमेंटम जनरेट होने पर आपको यह पता होने चाहिए कि V इज इक्वल टू ओमेगा आर, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करना है। बट इस क्लाउड का साइज क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, मैंने यहां मेंशन किया है, ये जो है साइज डिक्रीज कर रहा है क्लाउड का, ठीक है? तो साइज डिक्रीज कर रहा है, और ऊपर से ये एक रोटेटरी मोशन में, सर्कुलर मोशन में है, तो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? वेलोसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज, और जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो धीरे धीरे दिस क्लाउड विल कन्वर्ट इनटू अ डिस्क। ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में बेटा? एक डिस्क जैसे स्ट्रक्चर में, ठीक है? यहां पर एक डिस्क बन जाएगी जो कि रोटेट कर रही होगी, और फिर धीरे धीरे इसमें व्हाट विल हैपन, जो सेंटर की तरफ, सेंटर में मास एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, एक्रीशन शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट मैं इसको एक्यूमुलेशन कहूंगा, ठीक है ना? मास एक्यूमुलेट होगा, ठीक है? जितना भी भारी मास है, सॉलिड मास है, वो अंदर की तरफ एक्यूमुलेट होगा, और प्लस इसकी वेलोसिटी राइज हो रही है। ध्यान रखना, वेलोसिटी राइज होने की वजह से टेम्परेचर राइज होगा कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली टेम्परेचर राइज होगा, और धीरे धीरे ये एक डिस्क जो है सेंटर में जब टेम्परेचर न्यूक्लियर फ्यूजन का पहुंच जाएगा, तो आप कह सकते हैं, 8वां पॉइंट यहां लिख रहा हूं, एक प्रोटो स्टार का जन्म होगा। किसका जन्म होगा? प्रोटो स्टार। ध्यान देना, ये जो एंगुलर मोमेंटम जनरेट हुआ और साइज डिक्रीज हुआ तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई, वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो कोलिजन और बढ़ा, कोलिजन और बढ़ा तो फ्रिक्शन बढ़ा, फ्रिक्शन बढ़ा तो हीट बढ़ी, हीट बढ़ी तो टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। वो क्लाउड एक डिस्क जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया ना वो, और वो तेजी से गोल 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 घूमते 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 क्या हुआ, जैसे आप जब मक्खन बनाते हो, बिलोते हो, तो सारी चीजें अंदर की तरफ कॉन्सेंट्रेट हो जाती है और लूज पार्टिकल बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो यहां पर मास अंदर की तरफ एक्यूमुलेट होगा, और वेलोसिटी क्योंकि राइज हो रही है, बढ़ रही है, तो टेम्परेचर राइज होगा कंटिन्यूअसली, और जब टेम्परेचर पहुंच जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन वाला, तब बिल्कुल उसके बीचों बीच जन्म होगा एक फायर का, एक प्रोटोस्टार का, ठीक है? और इसी प्रोटोस्टार से फाइनली बनेगा एक स्टार। क्या बनेगा? एक स्टार, ठीक है? तो तारा जब जन्म लेगा तो ध्यान रखना, तारे के जन्म से पहले क्या हो रहा था? ये सारा मास, ऑलमोस्ट मैक्सिमम मास अंदर की तरफ कॉन्सेंट्रेट हुआ, कुछ मास बाहर की तरफ जो है स्प्रेड हो गया था। तो मैक्सिमम ऑलमोस्ट 99% मास अंदर की तरफ हुआ, है ना? अंदर की तरफ जो है एक्यूमुलेट हुआ, और टेम्परेचर राइज हुआ न्यूक्लियर फ्यूजन वाला, यानी कि हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हुई। तो आप ध्यान रखना, अब हाइड्रोजन जो है हीलियम में कन्वर्ट होना मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन। तो यहां मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ये क्लाउड हो गया बेटा, दिस इज अ नेबुले,
और ये कन्वर्ट हुआ एक डिस्क जैसे स्ट्रक्चर में, और डिस्क जैसे स्ट्रक्चर में जो है यहां पर बीच में एक तारा जन्म ले रहा है और उसके बाद एक प्रोटोस्टार का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? प्रोटोस्टार, और प्रोटोस्टार से स्टार बन गया। ये जो स्टार बनने का मतलब है अब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रही है। अब आपने इमेजिन करो कि जब भी आप बॉनफायर करते हैं तो बॉनफायर के वक्त आपने जब किसी लकड़ी को बॉनफायर में डाला तो धीरे धीरे फायर इंक्रीज होती है। लकड़ी का साइज वैसे ही रहेगा लेकिन फायर इंक्रीज हो रही है, तो यहां पर भी हाइड्रोजन गैस फैल रही है, तो अब यहां पर फायर इंक्रीज होगी। फायर क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। और जब फायर इंक्रीज होगी तो इसका हमें ऐसा लगेगा कि साइज बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है बेटा? साइज बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो एक्चुअली में वो फायर इज स्प्रेडिंग, लेकिन अंदर लकड़ी जो है बॉनफायर में वो तो धीरे धीरे जल रही होती है और लकड़ी का जो मैटर है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। तो अंदर का मैटर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और बाहर फायर स्प्रेड कर रही है। और जब फायर अपने चरम पर होगी तो आप कह सकते हैं जब स्टार अपने मैक्सिमम साइज पर पहुंच जाएगा तो दैट पर्टिकुलर स्टेज इज कॉल्ड एज रेड जायंट, यानी कि अब वो तारा कहलाएगा लाल दानव। ठीक है, मैंने क्या बोला ये ध्यान रखना, मैंने स्टार्ट कहां से किया था। ओके, अब जब वो अपने मैक्सिमम साइज पर पहुंच जाएगा तो क्या होता है, जब लकड़ी पूरी तरीके से आग पकड़ लेती है, आग पूरी फैल गई, अब लकड़ी जब जल गई तो अब धीरे धीरे अचानक से एक ऐसा सेकंड आएगा जब आग अपने मैक्सिमम साइज पे पहुंचने के बाद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ऐसा आएगा जब वो अब कम होनी शुरू हो जाएगी। तो यहां पर जो आउटर लेयर एक्सपेंड कर रही थी तो वो पल, वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड जब इसकी आउटर लेयर एक्सप्लोड कर जाएगी तो दिस विल बी कॉल्ड एज नोवा एक्सप्लोजन। और इसी नोवा एक्सप्लोजन को आप कह सकते हैं एक्चुअली में इट इज अ डाइंग स्टार। अब वो तारा मर रहा है क्योंकि फ्यूल खत्म हो रहा है। तो जब आउटर लेयर अब डिम हो जाएगी, जब फायर डिम हो जाएगी, आउटर लेयर एक्सपेंड कर गई, एक्सप्लोड कर गई सॉरी, यानी कि बॉन फायर में जो लकड़ी डाली थी वो पूरी लकड़ी जल रही है। अब जलने के बाद अब वो आग कम होने लगेगी तो अब वो अंदर का जो मैटर बचा, क्योंकि बाहर की लेयर एक्सप्लोड कर गई, तो अंदर का जो मैटर बचा तो वो अंदर के मैटर में जो एनर्जी, जो लाइट बची वो डिम हो गई होगी, एक डिम लाइट हो गई होगी। तो इसी को कहा जाता है व्हाइट ड्वार्फ। ड्वार्फ क्यों कहते हैं? क्योंकि साइज छोटा है, इस वजह से नहीं बोल रहा हूं मैक्सिमम साइज, अभी मैं ये भी बताऊंगा। और फाइनली जब जो फायर है, हाइड्रोजन कंप्लीटली खत्म हो जाएगी, हाइड्रोजन सारी हीलियम में कन्वर्ट हो गई होगी, तो तब हम कहेंगे कि क्या बचेगा? लकड़ी जलने के बाद बचता है ब्लैक कार्बन, राख, तो ये कहलाएगा ब्लैक ड्वार्फ। क्या कहलाएगा बेटा? ब्लैक ड्वार्फ। ओके, तो ये मैं इन जनरल मैंने आपको क्लियर करा है अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार, जिसमें हमने नेबुले क्लाउड से चलते चलते पूरा स्टार की यहां तक की लाइफ कवर करी। ये इन जनरल है। अब इसमें दो तीन चीजें फिर मैं आगे इसको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान देना। क्या होता है ना, यहां से यहां तक की जो लाइफ होती है इसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टार। फॉर्मेशन ऑफ स्टार, तो आप नोट करना तारे को बनने में करीब 1 मिलियन वर्ष लगते हैं, 1 मिलियन ईयर्स। ठीक है, वहीं पर जब हम बात करते हैं किसकी, इफ वी टॉक अबाउट यहां से यहां तक की लाइफ की, तो तारा बनने के बाद जो तारे की लाइफ होती है, लाइफ ऑफ स्टार, वो होती है 10 बिलियन ईयर्स। ये एक फैक्ट है इंपॉर्टेंट। ऑन एन एवरेज 10 बिलियन वर्ष की लाइफ होती है तारे की, बनने में लगते हैं 1 मिलियन ईयर्स। ओके, अच्छा, अब आप मुझसे पूछोगे कि सर आपने ना तो ये बताया ड्वार्फ प्लैनेट क्या, ड्वार्फ ना ब्लैक होल ना न्यूट्रॉन स्टार, कुछ नहीं बताया, उस पर भी आ रहे हैं। अब यहां आपको मैं नोट करवा देता हूं। देखो क्या होता है, जब इफ एनी स्टार हैज अ मास लेस देन इक्वल टू सन, तो उसकी लाइफ में तो यही चलेगा जो हम अभी यहां चल रहा था। ध्यान रखना, उसकी लाइफ में तो यही चलेगा जो चल रहा था। लेकिन अगर कोई ऐसा तारा है, इफ एनी स्टार हैज अ मास ग्रेटर देन सन,
ग्रेटर देन सन। तो अब यहां दो कंडीशन है। ग्रेटर देन सन का मतलब क्या हुआ कि यहां पर दो कंडीशन है, कंडीशन ए और कंडीशन बी। ए कंडीशन ये कहती है कि अगर उसका मास 1.44 से 3 टाइम्स ऑफ सन हुआ, और कंडीशन बी कहती है मोर देन 3 टाइम्स ऑफ सन, मोर देन 3 टाइम्स ऑफ सन। तो यहां पर क्या है, लेस देन इक्वल टू इतना, यहां पे ग्रेटर देन इतना। तो दो कंडीशन है। पहली वाली कंडीशन में तो ये वाली जो कंडीशन है, कंडीशन एक्स, ये कंडीशन वाई, तो एक्स वाली कंडीशन में तो ये चलेगा, ये जो मैंने पूरा बनाया। लेकिन अगर कंडीशन वाई है तो वाई वाली कंडीशन क्या है, ये ऐसी कंडीशन है, इनको हम कहते हैं मैसिव स्टार्स। ये बेटा मैसिव स्टार्स हैं, बहुत बड़े भारी तारे हैं। ये इतने मैसिव नहीं है, क्योंकि ये तारे मैसिव नहीं है इसीलिए इनको हमने ड्वार्फ बोला। समझ में आई? हमने इसको ड्वार्फ क्यों बोला, जबकि ये तारे क्या हैं, वाई कंडीशन वाले, ये तारे हैं जो बहुत मैसिव हैं। और उसमें दो कंडीशन है। अगर कंडीशन ये है तो उसमें क्या होता है, इसमें वो बनता है सुपर रेड जायंट। क्या बनता है बेटा, सुपर रेड जायंट। यहां पर भी कंडीशन है तो बनेगा वही सुपर रेड जायंट, क्योंकि मास ज्यादा है, साइज भी बड़ा होगा। यहां पर होगा सुपरनोवा एक्सप्लोजन। क्या होगा, सुपरनोवा। यहां पर भी सेम होगा। डिफरेंस क्या होगा, जब ये कंडीशन का तारा अगर एक्सप्लोड करेगा उसकी आउटर लेयर, तो अब क्योंकि उसका मास ज्यादा था, है ना, तो टेम्परेचर भी ज्यादा रहा होगा, तो उसके अंदर के एटम्स और एटम्स के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, वो सारे कन्वर्ट हो गए न्यूट्रॉन्स में। जलने के बाद टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि एक्सप्लोजन के बाद ऑल द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन गॉट कन्वर्टेड, वो सारे कन्वर्ट हो गए न्यूट्रॉन में। तो उसमें क्या बचा, रिमेन क्या रहा, ओनली न्यूट्रॉन्स। तो ये कहलाएगा न्यूट्रॉन स्टार। आ गई बात समझ में? तो न्यूट्रॉन स्टार क्या है, कंडीशन वही है कि होगा सुपर रेड जायंट, सुपरनोवा एक्सप्लोजन, लाइट व्हाइट हो जाएगी, पर अब की बार ड्वार्फ नहीं होगा क्योंकि मास ज्यादा है। फर्क इतना है, जब वो ब्लैक हो जाएगा तो वो कहलाएगा न्यूट्रॉन स्टार, क्योंकि अब उसमें केवल न्यूट्रॉन के अलावा कुछ नहीं बचा। वहीं पर कंडीशन ये वाली में क्या है, यहां पर एक्सप्लोजन के बाद उसका कोर सरवाइव कर जाता है। अगर उसका कोर सरवाइव कर जाता है तो उस कोर की डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है, इतनी हाई होती है कि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी इनफाइनाइट सा हो जाता है। और जब ग्रेविटेशनल फोर्स इनफाइनाइट हो जाता है तो अब जो उसमें मैटर बचता है वो ब्लैक मैटर लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। और क्योंकि वो लाइट को भी एब्जॉर्ब कर रहा है तो दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड एज ब्लैक होल। ठीक है, तो इस कंडीशन में बनेगा न्यूट्रॉन स्टार, इसमें बनेगा ब्लैक होल। और ये तो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बता दिया है, ब्लैक ड्वार्फ। सो ये इन जनरल बेटा मैंने आपको लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आई होगी। अगली क्लास में मैं कुछ पिक्चर्स के साथ इसको दोबारा से थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर हम चलेंगे अगले नए टॉपिक पे। टिल देन, जय हिंद एवरीवन बेटा।